हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेधा अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने सामाजिक अध्ययन में भूगोल के सारे टॉपिक को एक ही वीडियो में मैराथन क्लास लेके आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी सामाजिक अध्ययन में भूगोल की प्रिपरेशन को एक ही वीडियो में आसानी से तैयार कर सकते हैं और अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन हमने लिए हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है, वो सभी आपके एग्जाम में से उनमें से कोई भी आ सकती हैं। तो इसलिए प्लीज आपसे निवेदन है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, जिससे कि आप सामाजिक अध्ययन में भूगोल के सारे टॉपिक को क्लियर कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान बताइए। हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो विकासशील अर्थव्यवस्था है, तो उसमें हमारा सबसे बड़ा योगदान कृषि का होता है, क्योंकि यहाँ पर जो भारतीय अर्थव्यवस्था उनमें जो ग्रामीण जनसंख्या है वो आधे से ज़्यादा अशिक्षित है और वो कृषि पर ही निर्भर रहती है, कृषि पर ही पूर्ण रूप से निर्भर है। तो कृषि का क्या क्या योगदान होता है? सबसे बड़ा योगदान तो ये है, ये रोजगार प्रदान करती है। हमारी 70% जनसंख्या जो है भारत की वो कृषि पर ही निर्भर है, उसे कृषि से ही रोजगार मिलता है। दूसरा, खाद्यान्न तथा कच्चे माल का उत्पादन भी हम कृषि के द्वारा कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिससे हम इधर से उधर कहीं पर भी उत्पादन कर सकते हैं और अपना सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। तीसरा, निर्यात योग अधिक उत्पादन के द्वारा विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर सकते हैं। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो भारत में होती हैं, अन्य देशों में नहीं होती हैं, तो हम उनका निर्यात कर सकते हैं और विदेशी मुद्रा को प्राप्त कर सकते हैं। बेरोजगारी में भी मुख्य भूमिका निभाती है। बहुत सी जगह जहाँ बेरोजगारी है तो कृषि के द्वारा ही लोगों को रोजगार प्रदान किया जा रहा है, बेरोजगारी को कम किया जा रहा है। और जो हमारी देश में जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है तो उससे खास सुरक्षा भी हमें कृषि के द्वारा ही प्रदान की जाती है। और औद्योगिक क्षेत्र में भी कृषि का बहुमूल्य योगदान है। इसी योगदान की वजह से हमारे देश में आज इतनी तरक्की कर पा रही है। अगर कृषि हमारे देश में ठीक प्रकार से डेवलप नहीं होती तो हमारा देश तरक्की नहीं कर पाता। इसलिए कृषि का भी बहुमूल्य योगदान है हमारे देश की उन्नति या प्रगति करने में। तो आप 5-6 मेन पॉइंट लिख सकते हैं कि बेरोजगारी को समाप्त करने में, रोजगार प्रदान करने में, निर्यात योग उत्पादन के द्वारा विदेशी मुद्रा की प्राप्ति में, खाद्यान्न और कच्चे माल का उत्पादन करने में, जो हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है उसको खाद्य पदार्थ प्रदान करने में या खाद्य सुरक्षा प्रदान करने में। तो इसी प्रकार से बेरोजगारी को भी कम करती है, अनेक प्रकार के रोजगार प्रदान करती है, देश की प्रगति करती है। इसी टाइप से आप और पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं। ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का याद रख सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरित क्रांति के कौन कौन से दोष हैं स्पष्ट कीजिए। नंबर 1 है, हरित क्रांति कुछ फसलों तक ही सीमित। जो हमारी हरित क्रांति है वो कुछ ही फसलों तक सीमित है, हर फसल में उपयोगी नहीं है। इसी कारण इसका सभी फसलों को लाभ नहीं मिल सका और ये सफल नहीं हो सकी, क्योंकि इसे धान, मक्का, गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा इन्हीं फसलों तक ही ये सीमित है। सब फसलों में उपयोग ना होने के कारण ये अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं हुई हरित क्रांति। सेकंड पॉइंट है, हरित क्रांति कुछ राज्यों तक ही सीमित। जो हमारी हरित क्रांति है वो कुछ राज्यों तक ही सीमित रही है, प्रत्येक राज्यों में नहीं पहुंच पाई। ये केवल आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु तक ही सीमित रही। इसलिए इसका संतुलित विकास नहीं हो पाया और अनेक राज्य इससे वंचित रह गए। इसीलिए हरित क्रांति हमारे देश में अधिक उपयोगी नहीं रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेलों के प्रमुख प्रकार बताइए। सेल, अब सबसे पहले हम सेल के बारे में जानते हैं। इस तरह से भी आ सकता है, सेल किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे जो सेलों का निर्माण जो हुआ है वो खनिजों से हुआ है। सेल एक चट्टान के रूप में होते हैं और ये स्थलमंडल का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। ऊपरी 100 किलोमीटर मोटी परत हमारी स्थलमंडल कहलाती है। धरातल से 16 किलोमीटर की गहराई तक
95% भूपट्टी सेलों की बनी हुई है। सेलों का निर्माण एक या अधिक खनिज तत्वों के मेल से होता है। ये सभी पदार्थ जिनके भूपट्टी का निर्माण हुआ है, चाहे वे ग्रेनाइट की भांति हो, कठोर हो, चीका हो, रोड़ी हो या मिट्टी की भांति नरम और मुलायम हो, वे सब हमारे क्या कहे जाती हैं? सेल कहे जाती हैं। अतः सेल कठोर और नम दोनों तरह के हो सकती है। मतलब जिनसे हमारी भूपट्टी का निर्माण हुआ है, वे चाहे कठोर हो, रोड़ी हो, मुलायम हो, मिट्टी की भांति नरम हो, वे सब हमारे सेल कहे जाएंगे। सेल जो होते हैं वो कठोर भी हो सकते हैं और नरम भी हो सकते हैं। अब सेलों का वर्गीकरण जानते हैं कितने प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है आग्नेय चट्टानें। ये हमारी मौलिक रचना के आधार पर चट्टानों के भेद बताए गए हैं। सबसे पहली होती है आग्नेय चट्टान, दो गरम द्रव्य के ठंडे होने से बनी चट्टानें होती हैं। आग्नेय शब्द लैटिन भाषा के इग्निस से लिया गया, जिसका अभिप्राय आग है। अतः ऐसी शैल या चट्टानें जिनके निर्माण में पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपस्थित गरम द्रव्य के ठंडा होने से हुआ है। मतलब किससे हुआ है? जिसके निर्माण में पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपस्थित गरम द्रव्य के ठंडा होने से हुआ है। ये भी दो प्रकार की होती है, अम्लीय और क्षारीय। नेक्स्ट है हमारी अपसादी चट्टानें। अपसादी चट्टानों को हम दूसरा नाम भी कहते हैं, परतदार चट्टानों के नाम से जानते हैं, जो विखंडित ठोस पदार्थों के निष्पेक्षण से बनी हुई हैं अथवा जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों के जमाव से निर्मित होती हैं। ये किससे भी निर्मित होती हैं? जीव जंतुओं और पेड़ पौधों का जो जमाव होता है उससे भी निर्मित हो जाती हैं। तो पृथ्वी के स्थल मंडल में 75% हिस्से को ये घेरे हुए हैं। तो पहली चट्टान हो गई हमारी आग्नेय चट्टान है, जिसके दो प्रकार होते हैं, अम्लीय और क्षारीय, और दूसरी हो गई अपसादी। अब तीसरी होती है कायांतरित चट्टान। वे चट्टान जो अन्य चट्टानों के रूप में परिवर्तन द्वारा बनी होती है वो कायांतरित चट्टान कहलाती है। तो यहाँ 3 चट्टानें हो गई, आग्नेय चट्टान, अपसादी और रूपांतरित। अब नेक्स्ट है भूकंप आने के क्या कारण है? भूकंप के समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? भूकंप भूतल के कंपन के कारण आता है। जिस प्रकार किसी तालाब या नदी में पत्थर फेंकने पर पानी की लहरें सभी दिशाओं में फैलने लगती हैं, उसी प्रकार पृथ्वी के भीतर की चट्टानें जब हिलती हैं तो भूतल पर कंपन पैदा होते हैं और चारों ओर फैलने लगती है। इसी प्रकार चट्टानों को हिलने को भूकंप कहते हैं। भूकंप का कंपन केवल भूतल भाग में ही सीमित नहीं है, परंतु सभी क्षेत्र में। मतलब कहने का तात्पर्य है, जो भूकंप होता है पृथ्वी के अंदर जो चट्टानें होती हैं वो जब कंपन करने लगती हैं तो वो हिलने लगती है, उससे उसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। अब भूकंप से हम किस तरह से बच सकते हैं? सबसे पहला पॉइंट है, यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में हो तो भूकंप के आने के समय स्कूल भवन से तत्काल बाहर भागकर खुले स्थान पर अथवा भवन से दूर खड़े हो जाएं, जिससे इमारत आपके ऊपर ना गिरे। अगर भूकंप आया हुआ है तो आप उस बिल्डिंग से निकल जाओ, किसी खुले स्थान पर पहुंच जाएं जहां पर आपके आसपास इमारत ना हो। उससे आप बच सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर इमारत गिरने का डर नहीं है। सेकंड पॉइंट है, यदि आप किसी नगर कस्बा क्षेत्र में हो तो किसी मेज या तख्त किसी अन्य ठोस वस्तु के नीचे छिप जाए। ध्यान रहे, खिड़की, अलमारी, भारी वजनी वस्तु या पंखे के नीचे या बगल में छिपना चाहिए। मतलब कहने का तात्पर्य है, आप कहीं गांव में किसी कस्बे में तो किसी मेज के नीचे या तख्त के नीचे, लेकिन वो ठोस होनी चाहिए, उसके नीचे छिप जाए। ध्यान रहे कि खिड़की, अलमारी, भारी वजनी वस्तु के नीचे या बगल में छिपना, मतलब आसपास आपके भारी वस्तु नहीं होनी चाहिए जिससे कि वो आपके ऊपर गिर जाए। आपको मेज या तख्त के नीचे, ठोस वस्तु के नीचे छिपना है। थर्ड है, यदि आपका मकान बहुमंजिली है, मतलब बहुत सारी मंजिल का है, तो भूकंप आने पर मकान से बाहर निकलना सिल को हाथ से तकिए से ढक लें। यदि आपके पास हेलमेट है तो उसे शीघ्र लगा लें। ऐसे समय में लिफ्ट से नहीं उतरना चाहिए। यदि भूकंप आया हुआ है तो आपको लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो आपके लिए खतरनाक हो सकती है। और आपका मकान बहुत बड़ा है तो आप उससे निकल नहीं सकते, तो इसके लिए आपके पास हेलमेट हो तो उसे शीघ्र लगा लें और सिर को, हाथ को तकिए से भी ढक सकते हैं आप। नेक्स्ट है हमारा, भूकंप के समय आप खुले क्षेत्र में हो तो तुरंत पेड़, बिजली के तार, खंभे, मकान से दूर खड़े हो जाएं। यदि भूकंप आया हुआ है तो आपके आसपास पेड़ है या बिजली का खंभा है, उससे दूर खड़े हो जाएं, क्योंकि वो आपके ऊपर गिर सकता है। बिजली का खंभा गिरेगा तो आपको करंट भी लगेगा और चोट भी लगेगी। पेड़ गिरने से आपके चोट लग सकती है, इसलिए आपको उससे दूर खड़ा होना चाहिए। हम नेक्स्ट है, चक्रवात किसे कहते हैं? इसके प्रमुख प्रभाव बताइए। इस तरह से भी आ सकता है, चक्रवात क्या है, इसके चारों प्रभावों का वर्णन कीजिए।
अस्थिर और परिवर्तनशील हवाओं के वायुमंडलीय भंवर जिनके केंद्र में निम्न वायु दाब और केंद्र के बाहर उच्च वायु दाब होता है उसे चक्रवात कहते हैं। किसे कहते हैं? जब हमारी परिवर्तनशील हवाओं का वायुमंडल में भंवर जिनके केंद्र में वायु दाब और केंद्र के बाहर उच्च वायु दाब होता है उसे ही हम चक्रवात कहते हैं। जो चक्रवात हमारा होता है वो अंडाकार होता है। इसमें न्यून वायु दाब ठीक केंद्र के निकट और केंद्र के बाहर की सभी दिशाओं में वायु दाब क्रम से बढ़ता जाता है। हवाएं बाहर से अंदर केंद्र की ओर प्रवाहित होती हैं। फेरेल के नियमानुसार हवाएं उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। अर्थात उत्तरी गोलार्ध में हवाएं घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ जाती हैं। अब इससे क्या क्या प्रभाव होते हैं? सबसे पहला यातायात और संचार। चक्रवात में तीव्र हवाओं की गति और मूसलाधार वर्षा के कारण बिजली व खंभे गिर जाते हैं, यातायात अवरुद्ध हो जाता है, संचार प्रणाली ठप हो जाती है। मतलब कहने का तात्पर्य जब चक्रवात आता है तो उससे हमारी बिजली में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कई जगह तार टूट जाते हैं, कहीं पर खंभे गिर जाते हैं, जिससे कि यातायात का जो रास्ता है वो भी ठप पड़ जाता है। क्योंकि अगर बीच में कहीं भी खंभा टूट के गिर जाता है तो आने जाने में लोगों को दिक्कत होने लगती है। तो इससे यातायात और संचार प्रणाली जो होती है दोनों में हमारे लिए समस्या उत्पन्न होती है। सेकंड है जान और माल का नुकसान। चक्रवात के रास्ते में पड़ने वाली भौतिक एवं जैविक संपदा सब नष्ट हो जाती है, चाहे वे पशु हो, चाहे मनुष्य हो, पक्षी हो, भवन हो, सब नष्ट हो जाते हैं। इससे हमारे जान का भी नुकसान होता है और हम पे जो भी सामान है या माल है उसका भी नुकसान होता है। जलपोतों को सर्वाधिक हानि। जलपोत जो विस्तृत समुद्र में तैर रहे होते हैं उन्हें अत्यधिक हानि होती है तथा लंगर डाले खड़े जलपोतों को भी काफी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। कभी कभी बंदरगाह भी चक्रवात के कारण नष्ट हो जाती हैं। जलपोतों को सबसे ज्यादा हानि होती है। कहने का तात्पर्य यह है जो भी हमारे समुद्र में जलपोत होते हैं अगर चक्रवात आता है तो सबसे ज्यादा हानि जलपोतों को होती है। फसलें भी खराब हो जाती हैं, बहुत सारी फसलें नष्ट हो जाती हैं। केले और नारियल के बागों को सबसे अधिक नुकसान होता है चक्रवात के आने से। नेक्स्ट है जन स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। चक्रवात के आने से अनेक प्रकार की बीमारियां या बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। मलेरिया, पेचिश जैसे रोग जल्दी फैलने लगते हैं। तो क्या क्या हमें प्रभाव पड़ता है? यातायात और संचार पर फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है जान और माल का नुकसान होता है। थर्ड है जलपोतों को सर्वाधिक हानि होती है। फोर है फसलों पर प्रभाव पड़ता है और फिफ्थ है जन स्वास्थ्य पर असर होता है। नेक्स्ट है अब हमारा भूकंप किसे कहते हैं और भूकंप की तीव्रता नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जब आंतरिक शक्तियों के कारण भूपटल की सतह अचानक कंपित होती है तो उसे भूकंप कहते हैं। पृथ्वी के भीतर जो चट्टानें होती हैं उनमें अचानक से कंपन होने लगता है तो उसे भी हम भूकंप कहते हैं। भूकंप नापने के लिए हम सिस्मोग्राफ यंत्र का प्रयोग करते हैं और इसकी इकाई को हम रिएक्टर स्केल में मापते हैं। नेक्स्ट है हमारा अपशिष्ट किसे कहते हैं? फैक्ट्रियों और तथा कारखानों से निकलने वाले व्यर्थ पदार्थ अपशिष्ट कहलाते हैं। अतः उपभोग करने के पश्चात जो चीजें बच जाती हैं उसे अपशिष्ट कहते हैं। अपशिष्ट मतलब बेकार पदार्थ जिसका हम उपयोग नहीं करते हैं। जो फैक्ट्रियों कारखानों से जो भी व्यर्थ पदार्थ निकलता है उसे भी हम अपशिष्ट कहते हैं, या जो हम उपभोग करने के बाद जो चीजें शेष बच जाती हैं उसे भी हम अपशिष्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा जल के स्रोत कौन कौन से हैं? तो जल हमें किस किस से मिलता है? झील से, नदियों से, हिम नदियों से, भूगर्भ जल और वर्षा जल। किससे मिलता है? झील से, नदियों से, हिम नदियों से, भूगर्भ जल और वर्षा का। ये सब हमारे जल के स्रोत हैं जिनसे हम जल की प्राप्ति करते हैं। नेक्स्ट है हमारा वायु क्या है और वायु के गर्म होने का क्या परिणाम होता है? वायु सभी जीवधारियों के लिए जीवनदायिनी है, क्योंकि वायु के बिना कोई भी जीवन नहीं रह सकता। वायु के अभाव में जीवन संभव ही नहीं है। पृथ्वी के चारों ओर वायु की अदृश्य परत विद्यमान है जो एक लिफाफे की भांति पृथ्वी को घेरे हुए है। वायु के गर्म होने पर ओजोन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ओजोन परत हमारी गर्म सूरज से आने वाली ऊष्मा को फिल्टर करके हमें पहुंचाती है। तो ओजोन परत क्या करती है? जो हमारी सूरज से आने वाली ऊष्मा है वो फिल्टर करके हम तक पहुंचाती है।
अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कब और क्यों होता है? सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी की सापेक्षिक स्थितियों में बदलाव के फलस्वरूप सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण में पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है और उसकी छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है, तो इसी घटना को हम सूर्य ग्रहण के नाम से जानते हैं। दूसरे शब्दों में इस तरह से भी कह सकते हैं, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य चंद्रमा की अव्यवस्थिति के फलस्वरूप चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है तथा सूर्य का प्रकाश पृथ्वी को पूर्णतः नहीं मिल पाता। सूर्य ग्रहण की परिघटना सदैव अमावस्या की तिथि को ही होती है। सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है। तो सरल शब्दों में आप ऐसे ही लिख सकते हैं, जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य चंद्रमा आ जाता है तो उसकी छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है और इस घटना को हम सूर्य ग्रहण के नाम से जानते हैं। सूर्य ग्रहण हमेशा कब होता है? अमावस्या के दिन होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 62, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडलों का वर्णन कीजिए। पृथ्वी का धरातलीय भाग स्थलमंडल कहलाता है। जो नीचे का भाग होता है धरातल पर, उसे हम स्थलमंडल के नाम से जानते हैं। उसमें कई प्रकार की चट्टानों से मिलकर बना होता है। इसमें पत्थर भी शामिल होते हैं और मिट्टी भी शामिल होती है। सभी स्थलीय व जलीय भाग को एक आवरण के रूप में घेरे हुए भाग वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल क्या होता है? वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें होती हैं, जल वाष्प की उपस्थिति होती है। तो पहला हमारा क्या हो गया? पहला हो गया हमारा स्थलमंडल और दूसरा हमारा हो गया वायुमंडल, जिसमें अनेक प्रकार की गैसें होती हैं। और थर्ड है, इसमें विभिन्न प्रकार की जीवनदायिनी गैसें एवं जल वाष्प की उपस्थिति होती है। धरातलीय भाग पर उपस्थित जल युक्त भाग जलमंडल के नाम से जाना जाता है। जो हमारा कठोर भाग होता है धरातल पर, उसे हम स्थलमंडल कहते हैं। जो गैसीय रूप का भाग होता है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। और धरातलीय पर जो जलयुक्त भाग होता है उसे जलमंडल के नाम से जाना जाता है। और जहाँ पर ये तीनों उपस्थित होते हैं उसे हम मंडल कहती हैं। तो हमारे कौन कौन से मंडल हो गए? पहला हो गया स्थलमंडल, दूसरा हो गया वायुमंडल और तीसरा हो गया जलमंडल। और इन तीनों मंडल जहाँ उपस्थित रहते हैं उसे अब जलमंडल के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 63, विश्व में महाद्वीपों का वर्णन कीजिए। हमारे विश्व में 7 महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा एशिया महाद्वीप है। एशिया विश्व का सबसे महत्वपूर्ण महाद्वीप है। संसार के सभी क्षेत्रफल के 1/3 भाग का प्रतिनिधित्व एशिया महाद्वीप द्वारा किया जाता है। सभी एशिया महाद्वीप की अवस्थिति ग्लोब पर पूर्वी गोलार्ध में है। एशिया महाद्वीप यूरोल महाद्वीप के यूराल पर्वत यूराल नदी द्वारा अलग किया जाता है। कर्क रेखा एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। ये तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। नेक्स्ट हमारा महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप की अवस्थिति एशियाई भूखंड के पश्चिमी भाग में है। इस महाद्वीप की मुख्यता है तीनों ओर जल से घिरा होना। जो यूरोप महाद्वीप है वो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है। एशिया एवं यूरोप महाद्वीप एक दूसरे से संबंध है। थर्ड है हमारा अफ्रीका। एशिया महाद्वीप के उपरांत अफ्रीका महाद्वीप का स्थान क्षेत्रफल में दूसरा है। विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा जो तीनों रेखाएं हमारी वो अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। विषुवत रेखा तो इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। इस महाद्वीप का काफी बड़ा भूभाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप में विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी स्थित है। तो अफ्रीका में तीनों रेखाएं एक तो इस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं और सबसे लंबी नदी जो है वो हमारी अफ्रीका महाद्वीप में। सबके मेन पॉइंट बताते जा रहे हैं आपको। यूरोप का है तीनों ओर से जल से घिरा होना, और एशिया महाद्वीप में कर्क रेखा एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप में विश्व की सबसे लंबी नदी है जिसे हम नील नदी के नाम से जानते हैं, और ये इनमें तीनों रेखाओं से होकर गुजरता है अफ्रीका महाद्वीप। अब हमारा फोर्थ आया उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। यह दक्षिणी अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है जो पनामा स्थल संधि के नाम से जाना जाता है। इस महाद्वीप की अवस्थिति पूर्णतः पश्चिमी तथा उत्तरी गोलार्ध में। ये एक स्थल से जुड़ा हुआ है जो पनामा स्थल संधि के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा दक्षिणी अमेरिका। महाद्वीप का अधिकतर भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इस महाद्वीप में विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज का विस्तार है। तो सबसे लंबी पर्वतमाला हमारी कहाँ पर पाई जाती है? दक्षिणी अमेरिका में। नेक्स्ट है हमारा ऑस्ट्रेलिया।
ऑस्ट्रेलिया एक द्वीपीय महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप विश्व का कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, जो पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में अव्यवस्थित है। यह चारों ओर महासागरों एवं सागरों से स्थायी रूप से आवृत है। इसके चारों ओर महासागर और सागर है। नेक्स्ट है हमारा अगला है अंटार्कटिका। इस महाद्वीप की अव्यवस्थित दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र से है। इस महाद्वीप वर्ष भर में हिम से आच्छादित रहता है। इसमें सबसे ज्यादा बर्फ पाई जाती है। ये बर्फ से घिरा रहता है। इसके फलस्वरूप यहाँ पर कोई भी प्रकार का स्थानीय निवास भी नहीं है। ये आपके 7 महाद्वीप हो गए। आपको महाद्वीप लिखने को आ जाए तो आप ये 7 महाद्वीप के कुछ जो आपको पॉइंट इसमें क्लियर हुए हो वो लिख सकते हैं, जो आपको लर्न है। नेक्स्ट है हमारा 68। पृथ्वी के अर्धस्थल में कितनी परतें हैं? संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो 3 परतों में बटा हुआ है। सबसे पहली परत होती है भूपर्पटी। भूतल की सबसे ऊपरी परत को हम भूपर्पटी कहते हैं। यह परत अन्य परतों की तुलना में पतली मानी जाती है। इसकी औसत मोटाई लगभग 33 किलोमीटर है। पर्वतों के नीचे ये अधिक मोटी होती है और महासागरों के नीचे इसकी मोटाई अपेक्षाकृत कम हो जाती है। तो भूपटल पर जो सबसे ऊपरी परत होती है उसी को हम भूपर्पटी कहते हैं। यह जो अन्य परतें होती हैं उन सबसे ये पतली होती है, लेकिन महासागरों के नीचे इसकी मोटाई कम होती है और पर्वतों के नीचे ये अधिक मोटी होती है। अगली है मेंटिल। भूपर्पटी के नीचे की परत जो कि 2900 किमी की गहराई तक विस्तृत है मेंटिल कहलाती है। तो ये कितनी गहराई तक पाई जाती है? 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। यह ठोस सैलों से बनी हुई है। नेक्स्ट है कोर, या जिसे कोड के नाम से भी जानते हैं, जिसका एक और नाम दे रखा कोड। कोर पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है जो कि निकिल एवं लोहे जैसे खनिज तत्वों से बनी है। ये किससे बनी हुई है? निकिल से और लोहे से। इसके 2 भाग होते हैं, बाह्य और आंतरिक। जहाँ एक और बाह्य कोर स्थिर होता है वहीं दूसरी ओर आंतरिक कोर में ठोस अवस्था में होती है। तो जो 2 कोर होते हैं इसके पहले में तरल अवस्था होती है और दूसरे में आंतरिक ठोस अवस्था होती है। तो कौन कौन सी होती हैं? भूपर्पटी, मेंटिल और कोर। ये हमारी हो गई पृथ्वी की अर्धस्थल में परतें। जब आपसे पूछी जाएंगी तो आपको ये तीनों परतें लिखनी है। अब नेक्स्ट है हमारा ग्लेशियर। क्या है ग्लेशियर? यह एक गर्म जल का स्रोत है जिसमें गर्म जल या वाष्प समय समय पर निकलती रहती है। ग्लेशियर आइसलैंड भाषा के ग्लेशियर से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है तेजी से उछलता हुआ या फुहार छोड़ने वाला। मतलब ये गर्म जल का स्रोत होता है। इसमें से समय समय पर गर्म जल या वाष्प निकलती रहती है। ये शाब्दिक अर्थ इसका क्या है? तेजी से उछलता हुआ या फुहार छोड़ने वाला। इस प्रकार शाब्दिक विवेचन से स्पष्ट है। ग्लेशियर गर्म पानी के स्रोतों को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गर्म पानी जिससे हमें मिलता है, जिनसे समय समय पर उष्ण जल एवं फुहारों के रूप में बड़ी तीव्रता से उठती हैं। संसार में जितने भी ग्लेशियर पाए जाते हैं वे सब सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ग्लेशियर का प्राकृतिक दृश्य बहुत से ही आकर्षक और मनोहारी होता है। यही कारण है ग्लेशियर पर्यटक के आकर्षक केंद्र होते हैं। मतलब ये देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए दूर दूर से लोग इन्हें ग्लेशियर को देखने आते हैं। ग्लेशियर का मुख्य क्या है? मतलब ग्लेशियर होता है तेजी से उछलता हुआ या फुहार छोड़ने वाला जो गर्म पानी का स्रोत होता है, जिनमें से समय समय पर जल और वाष्प निकलती रहती है। नेक्स्ट है हमारा भूकंपीय तरंगों के नाम बताइए। तो 3 तरंगें होती हैं इसमें। पहली होती है प्राथमिक तरंगें। प्राथमिक तरंगों को हम अनुदैर्ध्य तरंगों के नाम से भी जानते हैं। ये तरंगें दूसरे तरंगों की तुलना में अधिक गतिशील तथा तीव्र होती हैं। तरंगों की भांति ये लहरें अपनी चलने की दिशा में चट्टानों को आगे पीछे भी ढकेल देती हैं। इनकी गति 8 से 12 किलोमीटर प्रति सेकंड तक होती है। ये तरंगें धरातल पर पहले पहुंचती हैं और ये तरंगें ठोस दब को समान रूप से पार कर जाती हैं। यद्यपि इनकी गति ठोस भाग में तीव्र और तरल भाग में कम होती है। कहने का तात्पर्य जो प्राथमिक तरंगें उन्हें हम अनुदैर्ध्य तरंगों के नाम से भी जानते हैं। इनकी ठोस भाग में गति तीव्र होती है और तरल भाग में गति कम होती है और ये तरंगें और ठोस और दब को समान रूप से भी पार कर जाती हैं। नेक्स्ट है हमारी द्वितीयक तरंगें।
द्वितीयक तरंगों को गौण या अनुप्रस्थ तरंगों के नाम से भी जानते हैं। द्वितीयक तरंगें तरल पदार्थों में विलुप्त हो जाती हैं। ये सभी तरंगें अधिक गहराई तक प्रवेश कर जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा धरातलीय तरंगें। धरातलीय तरंगें पृथ्वी के बाहर धरातल को ही प्रभावित करती हैं। धरातलीय तरंगों का मार्ग अन्य तरंगों की तुलना में सर्वाधिक होता है। ये पृथ्वी के बाहरी जो धरातलीय तरंगें होती हैं वो हमारी पृथ्वी के केवल बाहरी हिस्से को ही प्रभावित करती हैं और इनका अन्य तरंगों की तुलना में अधिक होता है। धरातलीय तरंगों का मार्ग अन्य तरंगों की तुलना में सर्वाधिक होता है। यद्यपि इन तरंगों का ज्यादा विस्तार नहीं है। तो हमारी कौन कौन सी तरंगें हो गई? प्राथमिक तरंगें, द्वितीयक तरंगें और धरातलीय तरंगें। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की कलाएं क्यों दिखाई देती हैं? पूर्णिमा के दिन पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच अव्यवस्थित होती है, अतः इस तिथि विशेष को चंद्रमा का पूर्ण पटल दिखाई देता है। वहीं दूसरी ओर अमावस्या के दिन चंद्रमा पृथ्वी पर सूर्य के मध्य अव्यवस्थित होता है, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के उस भाग पर पड़ता है जो हमारी ओर से दृष्टिगोचर नहीं होता, फलतः हम चंद्रमा का अवलोकन नहीं कर पाते। यद्यपि चंद्रमा का बाकी आधा भाग सदैव सूर्य के प्रकाश द्वारा प्रकाशित रहता है। मतलब चंद्रमा की कलाएं के अंतर्गत क्या आ गया? पूर्णिमा के दिन क्या होता है? पृथ्वी जो होती है वो चंद्रमा और सूर्य के बीच में अवस्थित होती है। इस तिथि विशेष को चंद्रमा का पूर्ण पटल नहीं दिखाई देता है। वहीं दूसरी ओर अमावस्या के दिन जब होता है तो चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य स्थित होता है। पूर्णिमा के दिन पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के मध्य होती है और अमावस्या के दिन चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य स्थित होता है। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के उस भाग पर नहीं पड़ता, इसी कारण हम चंद्रमा को नहीं देख पाते हैं। यद्यपि चंद्रमा का बाकी आधा भाग सदैव सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, किंतु अमावस्या के ठीक पहले ही दिन पृथ्वी के जिस भाग पर हमें उससे चंद्रमा का केवल चापाकार भाग को ही प्रकाशित कर पाता है। सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित चंद्रमा का ये 10 भाग दिन प्रतिदिन आकार में उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता, अंत पूर्णिमा तिथि को यह पूर्ण भाग दिखाई दे। पूर्णिमा के दिन हमें चंद्रमा पूर्ण रूप में दिखाई देता, उससे पहले ये धीरे 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 बढ़ता जाता है और पूर्णिमा के दिन हमें पूरा दिखाई देने लगता है। चंद्रमा की कलाओं में ये आप 2 बातें लिख सकते हैं। पूर्णिमा के दिन पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के मध्य व्यवस्थित होती है, स्थिति विशेष को चंद्रमा का पूर्ण पटल दिखाई देता है। वहीं दूसरी ओर अमावस्या के दिन चंद्रमा पृथ्वी पर सूर्य के मध्य व्यवस्थित होता है, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के उस भाग पर नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। और पूर्णिमा को चंद्रमा हमें पूर्ण दिखाई देता है, उससे पहले धीरे धीरे बढ़ता जाता है और पूर्णिमा के दिन हमें पूरा चंद्रमा दिखाई देने लगता है। नेक्स्ट है हमारा सूर्य ग्रहण कब होता है, कब और क्यों होता है? सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी की सापेक्षिक स्थितियों में जब परिवर्तन होता है तब हमारा सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो उसकी छाया जब पृथ्वी पर पड़ने लगती है, तो इस घटना को हम सूर्य ग्रहण के नाम से जानते हैं। सूर्य ग्रहण की घटना प्रत्येक अमावस्या की तिथि पर नहीं होती है, लेकिन सूर्य ग्रहण पड़ता अमावस्या को ही है और चंद्र ग्रहण जो होता है वो हमारा पूर्णिमा को होता है और सूर्य ग्रहण हमारा अमावस्या को होता है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला सफल प्रयास रॉबर्ट पियरे ने किया था। ये आपका 1 मार्क्स में भी पूछ सकता है कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति का नाम बताइए, तो आप लिख देंगे रॉबर्ट पियरे था। इसने कई प्रयास किए लेकिन वे सफल नहीं हुआ। अंतिम प्रयास 1908 में शेरिडन अंटरीप तक रूजवेल्ट नामक जहाज में गया। यहाँ से हमने दल के साथ वह पैदल ही आगे बढ़ा। 12 स्लेज गाड़ियों में उसका सामान लदा हुआ था और इस गाड़ी को विशाल हिमखंडों पर 100 से अधिक कुत्ते खींच रहे थे। 6 अप्रैल 1909 को पियरे अपने साथी मैथ्यू हैंसन और 4 स्कीमा लोगों के साथ पृथ्वी की उत्तरी चोटी पर पहुंच गया। तो आपको ये भी लिखना होगा कब पहुंचा था ये। 6 अप्रैल 1909 को पियरे अपने साथी मैथ्यू हैंसन द्वारा 4 स्कीमी लोगों के साथ पृथ्वी की उत्तरी चोटी पर पहुंच गया।
उम्मीद करते हैं आपको सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल का मैराथन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हमने इसमें सारे टॉपिक को क्लियर कर दिया, अब आपके कोई भी टॉपिक नहीं बचती हैं। अगर जिन्होंने अभी तक अपने सामाजिक अध्ययन में भूगोल को नहीं पढ़ा है तो वो इस मैराथन के वीडियो से अपनी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं और अच्छे नंबर गेन कर सकती हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए और इसका और भी इस टाइप के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।